हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इग्नू एमकॉम का IBO 3 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवेश। ये इसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। इस वीडियो लेक्चर में हम भारत के विदेश व्यापार की प्रवृत्ति वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो भारत के पिछले 5 दशकों के आयात निर्यात एवं व्यापार शेष को देखें तो ये बहुत ही अस्पष्ट है। भारत का व्यापार शेष पिछले कई वर्षों से प्रतिकूल रहा है। व्यापार शेष कब प्रतिकूल होता है? जब आयात ज़्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं। यह प्रतिबिंब भारतीय समाज के बदलते आचरण का प्रतिबिंब एवं परिणाम है। 2005 और 6 तक घाटे की राशि 1,31,837 करोड़ तक पहुंच गई है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। वास्तव में विश्व अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत में उन विलासितापूर्ण वस्तुओं का आयात खुलकर किया गया जिनके आयात पर पहले प्रतिबंध लगा हुआ था। विलासितापूर्ण वस्तुएं क्या होती हैं? जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आरामदायक बनाती हैं, जैसे कि बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स और एक्सेट्रा। तो बहुत महंगी होती हैं ये, तो इसे विलासितापूर्ण वस्तुएं कहा जाता है। तो उन पर बहुत पैसा खर्च किया गया जिस पर पहले आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ था। व्यापार शेष में घाटे का मूल कारण निर्यातों की तुलना में आयातों के में होने वाली तेज़ वृद्धि है। तो व्यापार शेष के घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को ऐसी आर्थिक नीतियों एवं उपायों को अपनाना होगा जिससे आयातों की तुलना में निर्यातों को प्रोत्साहन मिले। यानी कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना होगा, इन उपायों को अपनाना होगा जिससे लोग आयात कम कर दें और बल्कि निर्यात ज़्यादा करें। निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, जिससे कि हमारे देश में उसका राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय का स्तर बढ़ेगा तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा, और जीवन स्तर बढ़ेगा तो हमारा देश विकासशील देश से विकसित देश होने की दिशा में अग्रसर हो पाएगा। परंतु कुछ पूंजीगत वस्तुओं के आयातों में कमी करना संभव ही नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं पूंजीगत वस्तु क्या होती हैं? जो खुद अपने आप में उपभोक्ता वस्तु नहीं है, मतलब उनकी हेल्प से किसी और चीज़ों को बनाया जाता है, और वो चीज़ें उपभोक्ता और पूंजीगत दोनों तरह की हो सकती हैं। तो मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपने आप में खरीदी बेची नहीं जाती। एक बार अगर खरीद ली गई है तो उसकी हेल्प से हम अन्य वस्तु का उत्पादन करेंगे, जैसे मशीनें हो गई, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। तो जो भी एसेट्स होती हैं वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। तो बिल्डिंग को हम आयात नहीं कर सकते, और चीज़ें होती हैं जो मशीनें वगैरह होती हैं, महंगी महंगी मशीनरी हो गई, या दूसरे देश से कुछ सुरक्षा के सामान मंगाए गए, जैसे कि जहाज वगैरह होते हैं हमारी सेना के लिए, टैंक्स वगैरह होते हैं, वो सब। तो इनकी आयातों में कमी करना संभव ही नहीं था, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है वो तो मंगानी ही पड़ेंगी। उदाहरण के लिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप तेल की मांग में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण हो रहा है, सब कुछ मशीनों से बनता है, तो इसे औद्योगिकरण कहते हैं। तो उसमें तेल चाहिए, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की नीड होती है। तेल मतलब पेट्रोल वगैरह। तो तथा प्रौद्योगिकी मतलब टेक्निक में उच्च स्तरीय सुधार के लिए पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर हमें टेक्नोलॉजी अच्छी है तो पूंजीगत वस्तु की मांग अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादातर काम हम मशीनों से कराएंगे, क्योंकि मशीनों से जो काम कराया जाता है वो लेबर की तुलना में थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है और सिस्टमेटिक होता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर हाथ से बनाई जा रही है या मशीन से बनाई जा रही है तो डेफिनेटली मशीन की बनाई हुई चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। अतः ऐसी वस्तुओं की आयातों में कमी से देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको ना चाहते हुए भी हमें आयात करना पड़ता है, क्योंकि आयात कम करेंगे इसका तो आर्थिक विकास प्रभावित होगा, हम विकास नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो पहले आयात अधिशेष की वित्तीय व्यवस्था के समाधान के रूप में विदेशी सहायता को महत्व दिया जाता था। पहले आयात अधिशेष होता था, तो वित्तीय व्यवस्था करना है, पैसे का अरेंजमेंट करना है, तो उसके समाधान के लिए हम क्या करते थे? विदेशी सहायता को महत्व देते थे कि अगर पैसा कम पड़ रहा है तो दूसरे देश हम पर हमें विदेशी सहायता करते थे। लेकिन विदेशी सहायता करने वाला देश हमेशा फिर जिसकी वो सहायता कर रहा है उस देश को थोड़ा सा प्रेशर में रखता है, अपना दबाव बना के रखता है। तो लेकिन उसके पहले हमारे पास कोई ऐसा चारा नहीं था, तो हम क्या करते थे? वित्तीय व्यवस्था करनी है तो विदेशी सहायता लिया करते थे। परंतु ये सहायता ऋण के समान ही रहती थी, क्योंकि हमने ले तो ली, लेकिन कभी ना कभी हमें भी देनी पड़ेगी, चुकाना भी पड़ेगा। तो या तो ऐसे लोन मान लो या फिर एहसान मान लो। तो इसलिए विकासशील देशों के पास व्यापार शेष के घाटे को पूरा करने तथा आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निर्यातों को प्रोत्साहन देना ही एक प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण विकास शेष रह गया था। तो विकासशील देश जैसे कि हमारा जो देश है भारत,
वो विकासशील देश है क्योंकि इसमें अभी विकास होने की संभावना है अधिक, क्योंकि हमारे पूरे रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे। ऐसे देश को विकासशील देश कहा जाता है। विकसित देश वो होते हैं जहाँ पे पूरे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं और उनका लाइफस्टाइल जीवन स्तर थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो विकासशील देशों के पास व्यापार शेष के घाटों को पूरा करना है तथा आर्थिक समृद्धि करनी है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में फ़र्क होता है, इसे हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आर्थिक समृद्धि में सिर्फ उत्पादन में वृद्धि मानी जाती है, जबकि आर्थिक विकास में पूरे देश का चारों तरफ से जो विकास होता है उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। तो आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निर्यातों को प्रोत्साहन देना एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण विकास हमारे पास एक ऑल्टरनेट रह गया था कि हम निर्यातों को प्रोत्साहन करें, क्योंकि निर्यात के क्षेत्र का विकास आयात संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय को उपार्जित करने में मदद करेगा। क्योंकि अगर हम निर्यात ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे, या फिर आयात जिनको हम कम नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए पैसा तो चाहिएगा ना, क्योंकि अगर हम आयात करेंगे तो पेमेंट भी देनी पड़ेगी। तो हमारे लिए एक ही उपाय था कि हम निर्यात के क्षेत्र में निर्यात के क्षेत्र को बढ़ाएं, जिससे कि हमारे पास आय आए और उस आय से, उस इनकम से हम आयात जो हमने किया है उसको पैसा देकर पूरा कर पाएँ, उसके अपने ऋण को चुका पाएँ। तो अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा निर्यात संवर्धन हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रयास किया गया है। निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से व्यापार बोर्ड द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची तैयार की गई जिसमें निर्यात से 30% वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है। तो निर्यात प्रोत्साहन था, इसको करना है तो क्या करा गया कि व्यापार बोर्ड के द्वारा कुछ ऐसी वस्तुओं की एक लिस्ट बना ली गई कि जिसमें हम निर्यात में 30% तक ईयरली वृद्धि कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा भी निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए कुछ वस्तुओं के साथ साथ व्यापार हेतु कुछ देशों के महत्व का भी विश्लेषण किया गया। तो जो हमारा वित्त मंत्रालय है, जैसे सारा पैसे का अरेंजमेंट, फाइनेंस वगैरह होता है, तो उसके द्वारा भी निर्यात प्रोत्साहन के लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुछ वस्तुओं के साथ साथ व्यापार हेतु कुछ देशों के महत्व का भी विश्लेषण किया गया कि कौन से देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिन पे हम निर्यात कर सकते हैं या हम आयात कर सकते हैं। तो इन महत्वपूर्ण उत्पादों में, तो जब हमने कहा कि कुछ दूसरे देशों में हमने देखा कि वहाँ पे कौन सी चीज़ों का ज़्यादा मांग रहती है, तो हम उन्हीं चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिससे कि हम निर्यात कर पाएँ। तो इन महत्वपूर्ण उत्पादों में रत्न तथा आभूषण, सूती धागा, सिले सिलाई वस्त्र, समुद्री उत्पाद, यातायात उपकरण, धातु निर्मित वस्तुएं, मशीनें एवं उपकरण, चमड़ा एवं चमड़े से निर्मित वस्तुएं, कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, रंग सामग्री, प्लास्टिक तथा लिनोलिन के उत्पाद, कृषि रसायन तथा तेल आदि शामिल हैं। जबकि विदेशों की सूची के अंतर्गत, जो अगर हम विदेशों की करें कि हम कहाँ पे निर्यात करने वाले हैं, ये तो थी अभी हमने जो पढ़ी है कि किन वस्तुओं का निर्यात करेंगे, किन देशों को करेंगे। उसके अंतर्गत अमेरिका, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, सऊदी अरब, यूके, सिंगापुर, रूस, इटली, बांग्लादेश, फ्रांस, नीदरलैंड, हांगकांग और थाईलैंड आदि सम्मिलित हैं। इन प्रयासों के अतिरिक्त कुछ पिछले वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी एवं बीपीओ होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके क्षेत्र में प्रगति के अंतर्गत फलस्वरूप भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन के सुअवसर बढ़े हैं, क्योंकि एक तो हमारी आईटी सेक्टर हमारा काफ़ी अच्छा है, प्रौद्योगिकी और बीपीओ, तो इसमें भी प्रगति के अवसर बढ़े हैं। तो यहाँ से भारत के विदेशी मुद्रा अर्जन के सुअवसर बढ़ने शुरू हो गए कि हम विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। तो आईटी सेक्टर को इसलिए हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा प्रोत्साहन दे रही है क्योंकि इनके द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विदेश व्यापार की संरचना, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाता, इसके लिए थोड़ी सी बड़ी वीडियो बनेगी अगले एपिसोड में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।